नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का। अयोध्या में चढ़ावा चोरी पर मचे बवाल के बीच अब वक्फ बोर्ड में मची लूट का मामला भी गर्मा गया है। वक्फ बोर्ड में घोटाले और हेराफेरी का आरोप खुद मुस्लिम खेमे की तरफ से लगाया गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने वक्फ बोर्ड की जांच कराने की मांग करते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को एक लेटर लिखा है। मौलाना साहब का आरोप है कि अगर वक्फ बोर्ड की अच्छे से जांच कराई जाए तो लाखों करोड़ों का नहीं बल्कि अरबों खरबों का घोटाला सामने आ जाएगा। मौलाना रिजवी ने शिया और सुन्नी दोनों वक्फ बोर्ड की जांच कराने की मांग रखी है। कटघरे में समाजवादी पार्टी और उनके बड़े नेताओं को कर दिया है। ऐसा इसीलिए क्योंकि मौलाना रिजवी वक्फ बोर्ड के घोटालों के लिए सीधे सीधे मुलायम सिंह यादव सरकार, अखिलेश सरकार और आजम खान को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनका आरोप है कि सपा सरकारों में हर बार आजम खान ने अपने चहेते लोगों को वक्फ बोर्ड में बैठाया, फिर उन लोगों ने कारिस्तानी की। अरबों रुपए की वक्फ संपत्तियों को औने पौने दामों में बेचा गया। बची हुई प्रॉपर्टीज से पैसे कमाकर सपा नेताओं ने अपने लिए आलीशान बंगले बनाए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए, मैरिज ब्यूरो बनाया। वक्फ बोर्ड की जांच की बात हुई तो बीजेपी अटैकिंग मोड में आ गई। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी इसे राम मंदिर चढ़ावा चोरी से ध्यान भटकाने की साजिश भी बता रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या वक्फ बोर्ड में घोटाले को लेकर दूध का दूध और पानी का पानी करने का वक्त आ गया है। सवाल यह कि क्या वाकई समाजवादी पार्टी की सरकारों में वक्फ बोर्ड की संपत्तियां भूमाफियाओं के हाथ में चली गई थी। आज इसी पर करेंगे मुकाबला, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का आरोप क्या है। मैं आपको बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूं कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सही तरीके से दोनों वक्फ बोर्डों का जांच पड़ताल करा दें तो आप समझिए और पूरी दुनिया देखेगी कि राम मंदिर के चंदा चोरी से बड़ा घोटाला वक्फ बोर्ड का निकल करके सामने आएगा। वो लाखों का नहीं बल्कि वक्फ बोर्ड, वक्फ की संपत्तियों का जो घोटाला है वो अरबों का घोटाला सामने निकल करके आएगा। वक्फ की संपत्ति को बर्बाद किया गया और ये सारी बर्बादी सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुई। 3 बार मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बने और 1 बार अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने और उनके बाद हर सपा के शासनकाल में आजम खान अल्पसंख्यक और वक्फ और हज के मंत्री हुआ करते थे। इन लोगों के शासनकाल में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, वक्फ बोर्ड के मेंबरान ने और संबंधित अधिकारियों ने मिल करके हमारे बुजुर्गों की वक्फ की हुई ज़मीन को खुर्द-बुर्द किया, बेचा और भूमाफियाओं के हाथ में सौदा कर दिया। अब देखिए, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर काफी सियासी बवाल मचा था। अब सवाल यही है कि क्या वक्फ बोर्ड का घोटाला भी सामने आएगा और इस पर कोई जांच बिठाई जाएगी। इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं प्रेम शुक्ला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, शादाब शम्स, चेयरमैन उत्तराखंड वक्फ बोर्ड। इसके साथ ही साथ हमारे साथ मलूक नागर हैं, आरएलडी के महासचिव, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं, फराज किदवई जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और शादाब चौहान, प्रवक्ता AIMIM। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फराज किदवई जी, चढ़ावा चोरी ने आपको बहुत ठेस पहुंचाई थी। अब मौलाना साहब ने जो बातें कही हैं उससे कुछ धक्का लगा है आपको कि नहीं? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्राची जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आ रही है। अच्छा, हाँ प्राची जी, देखिए अभी आपने क्या नाम है इनका, मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी, इनका आपने अभी जो है, हाँ मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी जो है, इनका आपने अभी एक स्टेटमेंट बताया और एकदम से इनको आप, मतलब मैं आपको नहीं बोलूंगा क्योंकि इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है तो इनको रेलेवेंट कर दिया गया। अब इनको हम तो कभी सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन अगर इस देश का मीडिया मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी को सीरियसली ले रहा है तो इन्होंने जो कुंभ मेला हुआ था उसको बोला था कि यह वक्फ की जमीन पर हो रहा है। ये वही शहाबुद्दीन रिजवी हैं प्राची जी, जरा ये खबर देखिएगा आप। इन्होंने बोला था कि जो कुंभ मेला हो रहा था उसमें करीब करीब 54 से 55 बीघा जमीन जो है
वो वक्फ बोर्ड की है। तो उस टाइम टीवी चैनल पर हम ही आकर के बोल रहे थे कि इस मौलाना को मेंटल हॉस्पिटल की जरूरत है। बहुत खूब। और कभी कभी ये बरेली में भी कुछ ऊट पटांग स्टेटमेंट दिया करते हैं प्राची जी। तो आज की तारीख में हो क्या रहा है कि जो डकैतियां चल रही हैं प्राची जी इस देश में, इस देश की इबादत गाहों में अगर कोई डकैती चल रही है, इस देश के इंस्टीट्यूशंस में अगर कोई डकैती चल रही है, तो इस तरह के मौलाना लोगों को सामने खड़ा करके सरकार उनके पीछे छुप जाती है। अब दूसरा मेरा एक सवाल है, चाहे वो वक्फ बोर्ड हो या कोई भी सरकारी महकमे हो, मैं ये जानना चाहता हूं प्राची जी, वक्फ बोर्ड किसके अंदर आता है? उसके मंत्री कौन है? उसके मंत्री तो भारत के जो डोनाल्ड ट्रंप यानी कि ओम प्रकाश राजभर हैं वही है ना, और राज्य मंत्री अगर मैं गलत नहीं हूं तो दानिश अंसारी हैं। दानिश अंसारी। और पिछले 9 साल से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार इस प्रदेश में चल रही है। तो भैया इतने घोटाले अगर हो रहे हैं तो 9 साल से क्या सरकार जो है वो नाली से गैस निकाल रही है? मौलाना शहाबुद्दीन रजवी जैसे मौलाना लोगों के स्टेटमेंट का वेट कर रही है क्या सरकार? फराज किदवई जी, देखिए अब मौलाना शहाबुद्दीन के रिलेवेंस पर, उनके महत्व पर आप सवाल उठा सकते हैं, आप उनके पुराने बयानों का जिक्र कर सकते हैं, लेकिन ये सवाल इसलिए मौजूद है फराज किदवई जी क्योंकि आप प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल के तौर पर हर एक मसले पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। भाई राम मंदिर के घोटाले को या राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुई, जी। आपके मुताबिक उसे भी छिपाने और दबाने की कोशिश की गई। आपके नेता अगर उस मसले को ना उठाते, जैसा आप कहते हैं, अगर आपके नेता उस पर मुखर ना होते तो शायद जांच ना होती, आरोपी पकड़े ना जाते, एसआईटी का गठन ना होता। ऐसी ही उम्मीद अब आपसे मौलाना साहब भी कर रहे हैं, मुस्लिम भाईजान भी कर रहे हैं कि सनातनियों का दर्द आपको खूब नजर आया। क्या अब आपको मुसलमान भाइयों का दर्द नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्राची जी सुनिए, देखिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने यह मुद्दा क्यों उठाया था। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के उत्तरकांड में दोहा नंबर 103 में लिखते हैं कि प्रगट चारि पद धर्म के कली महु एक प्रधान, जैन के विधि दीनी दान करे कल्याण। यानी कि धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, दया, ताप और दान, जिसमें से कलयुग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो दान है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी जो किसी भी इबादत गाह में, अगर आप मान लीजिए वक्फ के थ्रू अगर कोई इबादत गाहें हैं, वहां पर कोई भ्रष्टाचार हो रहा है तो वो भी दान में दिया हुआ है जी। या और इबादत गाहों में अगर दान में कोई भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसकी आवाज अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उठाई तो उसमें क्या गलत किया? अरे फराज किदवई जी, इसीलिए मेरी उम्मीदें आपसे बढ़ गई। और मेरी नहीं, उत्तर प्रदेश में रहने वाले जितने भी मुसलमान भाई हैं जो वक्फ बोर्ड में घोटाले की बात कर रहे हैं, सिर्फ मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने नहीं कही, कई और मौलाना हैं जो वक्फ बोर्ड में बार बार कह रहे हैं कि घोटाले हुए हैं, जमीनों के घोटाले हुए हैं और वक्फ में नाम पर दी गई प्रॉपर्टीज पर अपनी निजी प्रॉपर्टी बना ली गई है। तो मैं यही तो जानना चाह रही हूँ ना, आप तो हर भ्रष्टाचार पर बोलते हैं, क्या वक्फ के इस मसले को भी आप उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? सरकार पर दबाव बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? क्योंकि आपके मुताबिक आप जब दबाव बनाते हैं तभी ये सरकार कोई काम करती है। देखिए प्राची जी, देखिए प्राची जी, क्या है कि जैसे अभी आपने बोला कि हम जो हैं वो जो भी भ्रष्टाचार होता है उसको उठाने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी आवाज उठाते हैं। अब भ्रष्टाचार और करप्शन को भी हिंदू मुस्लिम के आईने से देखा जा रहा है। मैं तो कहता हूं कि अगर वक्फ में कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। और हिंदुस्तान टाइम्स की 29 मार्च 2025 की खबर है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पॉश एरिया गोमती नगर में एलडीए के कर्मचारियों की मदद से फर्जी डॉक्यूमेंट्स बता करके बना करके करोड़ों की जमीन का हेरफेर हुआ, उसकी भी जांच होनी चाहिए। भ्रष्टाचार को भ्रष्टाचार के तौर पर ही देख रही हूं और मैं फिर कह रही हूं, चढ़ावा चोरी पर आपकी भावनाएं आहत हुई थी, आपके नेता को धक्का लगातार ठेस पहुंची थी। वक्फ में अगर अरबों खरबों के घोटाले की जानकारी मिल रही है तो क्या इस सरकार पर दबाव बनाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है? देखिए प्राची जी, हमारी भावनाएं तब भी आहत हुई थी जब ये, और मैंने शायद मुझे याद है आपके ही चैनल पर बोला था
कि जब यह सरफिरा मौलाना कुंभ मेले की जमीन को वक्फ बोर्ड की जमीन बता रहा था, कहिएगा तो मैं अपना बयान निकाल करके आपको भेज दूंगा। सबसे पहले मैं टीवी चैनल पर आया था और मैंने कहा था कि यह आदमी पागल हो गया है। तो ये और इन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया था। इन्होंने कहा था कि मोहम्मद शामी को रोजा रख के क्रिकेट खेलना चाहिए। मैंने इनको चुनौती दी थी कि मौलाना शहाबुद्दीन रजवी को छोड़ दीजिए ना, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी को छोड़ दीजिए। और भी मौलाना हैं जो बार बार वक्फ पर, सुन ले, जो बार बार वक्फ पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं तो आपसे आपकी जिम्मेदारी पर प्रश्न पूछ रही थी। अब आपके नेताओं का सीधे सीधे तौर पर नाम ले दिया, इसीलिए हो सकता है कि आप वक्फ पर मुझसे बात ही नहीं करना चाह रहे हैं आज फराज किदवई जी। अमूमन आप हर मसले पर सीधी बात रखते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार को भ्रष्टाचार आप नहीं कह पा रहे हैं। आप भ्रष्टाचार में जमीन घोटालों की बात मुझसे नहीं कर पा रहे हैं। आप प्रेम शुक्ला जी बैठे हैं मेरे साथ, अभी तक तो आप कितनी बौछार करते हैं उन पर सवालों की, आप उनसे सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं कि जांच कर दीजिए जनाब। तो ये अंतर है, इसी पर सवाल पूछ रही हूं। और जो आप नहीं पूछ रहे मैं पूछ लेती हूँ। प्रेम शुक्ला जी, भाई इसका दूध का दूध और पानी का पानी होगा कि नहीं होगा जी? या फिर जो कह रहे हैं फराज किदवई जी कि ये सिर्फ ध्यान भटकाने वाली राजनीति है जो आप कर रहे हैं? प्राची जी, इस पर दूध का दूध पानी का पानी होना ही चाहिए। किसी भी धार्मिक तंजीम में, किसी भी धार्मिक इदारे में अगर डकैती होती है, चोरी होती है, भ्रष्टाचार होता है तो वो जघन्य माना जाना चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब जहां तक बात है वक्फ बोर्ड के जमीन में घोटाले की, तो क्या ये सत्य नहीं है कि बकरी चोर आजम खां, इन्होंने वक्फ बोर्ड की जमीन को हथियाने का इनके खिलाफ मामला चल रहा है रामपुर में? इस सत्य से कौन इनकार कर सकता है? श्रीमान आजम खां जो हैं, उन्होंने गरीब किसानों की जमीन हड़पी, दलितों की जमीन हड़पी, वक्फ बोर्ड की जमीन में भी घोटाला किया और बाकायदा उस पर मामला चल रहा है। इसी तरह का मामला अमरोहा में भी वक्फ बोर्ड के कुछ लोगों द्वारा घोटाला किए जाने का आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में ही चल रहा है, संभल में चल रहा है। आगरा की एक मस्जिद में जो है वक्फ की संपत्ति में गड़बड़ झाला करने के आरोप में जांच बाकायदा चल रही है। देश के अलग अलग अन्य प्रदेशों में भी वक्फ की संपत्तियों में गड़बड़ झाले के आरोप में जांच की कार्रवाइयां हुई है। ऐसे में अगर एक मौलाना, जिनको लेकर श्रीमान फराज किदवई का कहना है कि वो सरफिरे हैं, तो फराज किदवई उनका आप जो है मानसिक इलाज कराइए ना। अगर कोई इसी का सर फिर गया है और आरोप लगा रहा है तो आप जांच कीजिए कि उनकी मानसिक जांच भी कर लीजिए, लेकिन उनके आरोपों की भी जांच कर ली जाए कि वो जो आरोप लगा रहे हैं उन आरोपों में अगर तथ्य हैं तो क्या उन तथ्यों की जांच नहीं होनी चाहिए? कि ये कहकर कि वो सरफिरे हैं आप निकल जाएं, ये तो संभव नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के किसी भी आरोप में, और वो अकेले नहीं है, उसके साथ जो बैठे सारे के सारे सरफिरों का गिरोह है, ऐसा कहना चाह रहे हैं क्या? तो सरफिरों का गिरोह किसी को घोषित करने के पहले मुझे लगता है किसी की मानसिक जांच भी इनके पास कोई तंत्र निश्चित तौर पर श्रीमान फराज किदवई और समाजवादी पार्टी के पास होगा, जो किसी को देखते ही समझ जाते हैं कि सर फिरा है या इसका सर सही है। सर सही और सर फिरा का इनके पास कोई यंत्र इनकी आंखों में लगा हुआ है, वो देखते ही पहचान जाते हैं। तो ये पहचान जाए कि मोहम्मद आजम खां सरफिरे हैं कि सर सही है कि उन्होंने वक्फ बोर्ड की जमीन हथियाने का दुष्कर्म किया, उन पर बाकायदा आरोप लगा। भाई इसका जवाब मुकदमा चल रहा है। इसका जवाब फराज किदवई जी दे दीजिए, फिर मैं फौरन तहसीन जी आपके पास आ रही हूं। संभल का जिक्र किया, आगरा का जिक्र किया, फराज किदवई जी यहाँ तो आप लोगों को स्वतः ही आगे आ जाना चाहिए, क्योंकि आपके नेताओं की बदनामी हो रही है। आपको तो कहना चाहिए कि दूध का दूध पानी का पानी करिए भाई, हमारे नेताओं पर जो आरोप लगे उसका पटाक्षेप करिए। प्राची जी, मुझे आपकी आवाज नहीं मिली, बट आई कुड फिगर आउट कि आप क्या पूछना चाह रही हैं। मैं तो ये आपसे आग्रह कर रहा हूं कि जिस इबादत गाह में भ्रष्टाचार हुआ है और जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनके ऊपर जांच हो करके, उनको ऊपर मुकदमा करके, उनको कड़ी से कड़ी उन पर कार्रवाई करी जानी चाहिए। चाहे इनके केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी अपने ही डिपार्टमेंट से 1 करोड़ की सब्सिडी ले लें,
या किसी इबादतगाह में अगर कोई चंदा चोरी कर ले या वक्फ बोर्ड का मामला हो, तो जांच तो सब में होनी चाहिए। अब ये थोड़ी ना है कि जो आदमी यूनिवर्सिटी बनाएगा उसको आप जो है वो जेल में डाल देंगे। और भगीरथ अब आप चौधरी मेरे इनके सवाल यूनियन को समझे तो मिनिस्टर सही, अपने मेरे ही सवाल को डिपार्टमेंट समझे तो से सही, 1 करोड़ लेकिन की आप सब्सिडी वहां लेकर के तक ऐसे नहीं पहुंचे घूमेंगे, ये जहां थोड़ी तक ना मैं चलेगा। पहुंची। मैं तो आपके नेताओं की बात कर रही हूं, क्योंकि आपके नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है जो मौलाना साहब गिना रहे थे और उसी का जिक्र प्रेम शुक्ला जी कर रहे थे। मैं आऊं आपके पास। अब तहसीन पूनावाला जी, एक मौलाना की बात नहीं है ना, लंबी लिस्ट है। सैयद सैफ अब्बास ये भी हैं जो कह रहे हैं, हम लंबे समय से कह रहे हैं सरकार से कि वक्फ बोर्ड में घोटाले होते हैं, जमीनों का अधिग्रहण होता है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। करेक्ट। तो क्या ये वक्फ बोर्ड से जुड़ा मसला है, मुसलमानों से जुड़ा मसला है, तो उस पर चुप्पी साध लेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे? थैंक यू प्राची जी, मुझे आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। इस पैनल पे हमारी साइड पे है सपा के मेरे भाई, AIMIM के मेरे भाई और मैं, हम तीनों एक साइड पे हैं। अब फराज भाई और मैं लगता है शादाब भी यही कहेंगे कि बिल्कुल चोरी हो रही है, बिल्कुल गलत हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हुकूमत में कौन है? हुकूमत में ओवैसी साहब है, हुकूमत में अखिलेश यादव जी है। जिन लोगों ने कहा था कि हमारे आने के बाद ये बंद होगा, उनसे सवाल पूछना चाहिए। अब मुझे बताइए, ये चोरी हुई, अगर सप्पा के समय हुई, उसके पहले हुई, जो भी 9 साल से क्या था, मैंने चेक किया डेटा, क्योंकि प्रेम शुक्ला जी जब आते पूरे फैक्ट्स के साथ आते, मैं उनका बहुत आदर और सम्मान करता हूं पंडित जी का। पंडित जी ने बिल्कुल सही कहा, 2-3 केस चल रहे, बिल्कुल सही कहा। कितने कॉन्विक्शन है पता है प्राची जी? ठीक उतने जितने माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, 0। अब 9 साल से ये कुछ कर नहीं पा रहे, तो मैं इसीलिए कह रहा हूं, जब अखिलेश यादव जी बनेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, अभी अगले साल, सबको जेल में डालेंगे। जो जहां से चोरी करता है, चोरों को जेल में डालने का काम हम करेंगे। जहां तक सवाल रहा लॉ एंड ऑर्डर का, हम पूरी तरह से मानते हैं लॉ एंड ऑर्डर राज्य का सरकार है। अब राज्य सरकार फेल हो रही है, हम यही कह रहे, चाहे हमारे भव्य राम मंदिर हो, चाहे वक्फ हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, कहें चोरी चोर चोरी चोर चोरी चोर। क्या कर सकते? एक लास्ट चीज मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पे शम्स भाई भी मुझे दिख रहे, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, मैं उनका बहुत इज्जत करता हूँ, सलाम करता हूँ उनको। ये भी बीजेपी के प्रवक्ता थे पहले। तो कहने का अर्थ क्या है, वक्फ बोर्ड में वर्तमान में कौन है जो बीजेपी से क्लोज रखते? जब सपा की इंशाल्लाह सरकार आएगी, भगवान करे सरकार आएगी, भगवान श्री कृष्ण के इशारे से आएगी, वो कौन? सपा वाले आएंगे। तो अब इनकी सरकार में इनके वाले इनको नहीं दिखा रहा है क्या? पहले तो यूपी वाले नेताओं से पूछ लीजिए अपने कि वो समाजवादी पार्टी को सरकार में आता देख रहे हैं कि नहीं? 100%। पहले पूछ लीजिए इमरान मसूद साहब से। मैं इमरान मसूद की भी बात करता हूँ। आप समाजवादी पार्टी के साथ हैं? सुनिए, क्योंकि अभी तो उनके मुताबिक उत्तर प्रदेश का मुसलमान सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की तरफ 100% है कांग्रेस के साथ। क्या गलत है? तहसीन जी, मैं तो खुद ही ये बात कह रही हूँ ना भाई, आप लोगों के मुताबिक ये सरकार कोई काम करती नहीं है, कुछ नहीं। आप लोगों के मुताबिक जब तक आप कोई मुद्दा उठाए नहीं है, जागती नहीं है। Correct। तो जैसे राम मंदिर का मुद्दा उठाकर आपने मजबूर कर दिया कि ये लोग चोरों को पकड़ें, वक्फ का मुद्दा भी उठाइए ना, क्यों नहीं उठा रहे? वही तो, थैंक यू प्राची जी। अब समझ में आया कि ये सरकार निकम्मी है, सोई है, बिल्कुल कुंभकर्ण की नुहिंद सोई है। इसको हमें जगह कर उठाना पड़ेगा। जगह या राम मंदिर पर जगाएंगे, वक्फ पर चुप्पी साध लेंगे? अरे राम तो गलत है ना? नहीं, मैं हमेशा क्या कहता हूं आपके शो पे, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। राम मंदिर, भव्य राम मंदिर में भी किसको, छोटे लोगों को आप पर भी लागू हो रहा है ना? सुनिए, नहीं, सुन लो। राम मंदिर पर आप लोगों ने जितने सवाल उठाए थे सिंह जी, मैंने उस पर डिबेट किया, मैंने सवाल पूछे, लेकिन वक्त पर आप लोग चुप हो जाते हैं, ये कह के सरकार की नाकामी है। नहीं प्राची जी, हम दोनों सेम चीज कह रहे हैं। सुनिए, चाहे भव्य राम मंदिर हो, चाहे वक्फ हो, किसको पकड़ा इन्होंने? छोटी मछलियों को पकड़ा, पकड़ ही नहीं सकते मगरमच्छ को। इसीलिए मैं कह रहा हूं, अखिलेश यादव जी बनेंगे मुख्यमंत्री, सारे चोर जाएंगे जेल, नहीं मिलेगा बेल। प्रेम शुक्ला, मैं फिर कह रही हूं, पूछ लीजिएगा ये इमरान 100% पूछ लीजिएगा, क्योंकि उन्हें आजकल समाजवादी पार्टी रास नहीं आ रही है। मलूक नागर जी, इसका फर्ज भाई, मेरा डिस्कशन हुआ था लिफ्ट के अंदर। मलूक नागर जी, तहसीन जी जो कह रहे हैं भाई कि हम तो कह रहे हैं हर मसले पर जांच करिए, आप ही हैं जो अलग अलग चश्मे से देखने लगते हैं। प्राची जी, तहसीन भाई ने कहा हम तीनों भाई हैं। हाँ। ये हमें भाई मानने के लिए तैयार नहीं है, पर हम इनको तहसीन भाई भी मानते हैं, अच्छा इंसान भी मानते हैं। आपके चैनल और सभी चैनलों पे हमने कहा कि मंदिर में जिसने चोरी करी, जो जांच में पाए जाएंगे वो दुष्ट और पापी हैं, उनको FIR करी, जेल में डाला, आगे इन्वेस्टिगेशन चालू है, और भी कोई मिलेगा उसे भी डालेंगे। पर इन तीनों भाइयों का मुंह क्यों फूट जाता है ये कहने में
कि अगर किसी भी इबादत गाह में, किसी भी दरगाह में, कहीं भी मज़ारों में या वक्फ बोर्ड में अगर कहीं घोटाले हो रहे हैं या वक्फ बोर्ड से संबंधित गरीब मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है और कुछ चुनिंदा लोग भ्रष्टाचार करके गरीब मुसलमानों का हक हड़प रहे हैं या उस पैसे को खा रहे हैं, बजाय वहां हॉस्पिटल और स्कूल गरीब मुसलमानों को सुविधा देने के बजाय, तो वहां ये इधर की और उधर की बात क्यों कर रहे हैं? ये क्यों नहीं कहते कि अगर कोई दरगाह में या मज़ारों पे या इबादत गाह में भ्रष्टाचार करेगा, चोरी करेगा, जैसे हमने मंदिर के बारे में कहा वो दुष्ट और वो पापी होगा, ये क्यों नहीं उसे दुष्ट और पापी कह रहे? ये क्यों नहीं कह रहे कि उसकी भी जांच हो, उसे भी वही सजा मिले जो मंदिर के चोरी करने वालों को सजा मिल रही है? ये इस तरह की ओछी बात या देश के खिलाफ ये किसी खास एक तरफ जाकर के क्यों कर रहे हैं? ये इस देश के संविधान लेकिन मनोज जी, चाहे बात राम मंदिर की हो चाहे वक्फ बोर्ड की हो, अनुसार हम सांसद भाई लोगों पोल तो आपकी खुल रही है ना, बनाए उनके हिसाब से नाकामी तो आपकी सामने आ रही है। चाहे कोई भी घोटाला हो, सरकार में तो आप ही हैं, जिम्मेदार भी आप ही हैं भाई। ऐसा नहीं है प्राची जी, कोई भी चीज आज आपके टेलीविजन पे कोई क्वेश्चन चल रहा है, कोई डिबेट चल रही है, इस पे एक्शन होगा और हम आपके नेशनल टेलीविजन पे कह रहे हैं अगर कहीं भी कोई भी भ्रष्टाचार या कोई भी अन्याय, या चाहे दरगाह हो, चाहे इबादत गाह हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मंदिर कोई से भी प्रदेश में हो, चाहे इबादत गाह, मजार, दरगाह किसी भी प्रदेश में हो, जहां की शिकायत आएगी जांच होगा, दोषी कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। इन तीनों से भी कह लो ये बात जो मैं कह रहा हूं। बस एक लाइन तहसीन जी, फिर शादाब जी। मलूक साहब, मैं तो आपका बहुत आदर करता हूं। मैं तो ये कहता हूं अगर कोई पाया गया, केवल कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, जैसे आपने छोटे लोगों को पकड़ा, बड़े से बड़े लोगों को पकड़ो, उन पे बुलडोजर भी चलाओ। लेकिन साहब मैंने फिर कहता हूं कन्विक्शन रेट 0। अभी आपका कन्विक्शन रेट 0 साहब, उसको मैं क्या करूं? मैं इसीलिए कहता हूं साहब अखिलेश यादव जी आएंगे, कन्विक्शन रेट होगा 100%। मछली मानते हैं आप? आजम खान को छोटी कन्विक्शन रेट 0, आरोप लगे, आरोप तय हुए, कोर्ट में मसला चल रहा है, कन्विक्शन रेट 0। ये कुछ कर ही नहीं पाते। आजम खान छोटी मछली तो नहीं है ना? 9 साल में एक कन्विक्शन नहीं ला पाए, एक कन्विक्शन नहीं ला पाए। अच्छा शादाब जी, देखिए आजकल सनातन खूब चल रहा है और सनातनियों का दर्द भी सबको खूब दिख रहा है। ऐसे में वक्फ की चर्चा करना सब भूल गए हैं, वक्फ का मुद्दा उठाना सब भूल गए हैं। आप तो कम से कम उठाइए, ये तो नए नए सनातनियों की बात कर रहे हैं, कम से कम आप तो जोर शोर से कहिए कि अगर वक्फ में घोटाला है तो ये सरकार जांच करे, ये मुसलमान भाइयों के साथ गलत हो रहा है। देखिए, मलूक नागर जी ने हमें भाई कहा तीनों को, लेकिन मेरी लड़ाई ये है मलूक नागर जी से, तीनों भाइयों को कभी चाय पे नहीं बुलाते। दूसरी चीज, ये वक्फ के संबंध में एक बात महत्वपूर्ण कह रहा हूं कि किस समय पर यह सवाल उठाया गया है, यह भी महत्वपूर्ण है कि जब चंदा चोरी पे सरकार घिर रही है, सरकार के पास जवाब नहीं है कि रोज नई परतें खुल रही हैं, और ये कोई नया आरोप नहीं है, ये 2013 में भी आरोप लगा था, जब शिलाएं इकट्ठी हुई तब भी आरोप लगा था। और मैं तो ये कह रहा हूं कि वक्फ के संबंध में वसीम रिजवी पर आरोप लगे थे, जो अभी धर्म परिवर्तन करके जितेंद्र नारायण बन चुका है। उसको कहा गया था कि इसने बहुत बड़ा घोटाला किया है। आप बताइए, क्या उसको जेल में डाला गया? उस पर कोई कार्रवाई नहीं, वो इनकी गोद में जाकर बैठ गया, वो इसलिए अच्छा हो गया। मैं कह रहा हूं कि चाहे अल्लाह के नाम पे जो वक्फ की गई संपत्तियां हैं उनमें घोटाला हो या फिर किसी मंदिर में घोटाला हो, जो मलूक नागर जी ने बात कही, बिल्कुल निष्पक्षता के साथ उन बड़ी मछलियों को पकड़ के कार्रवाई करिए। कौन रोक रहा है? लेकिन 9 साल की सरकार ने कितनी कार्रवाई की, ये भी तो आंकड़ा प्रस्तुत करना चाहिए। वसीम रिजवी पर आरोप 2017-18 में लगा था, आज उस बात को 9 साल हो चुके हैं और वो धर्म परिवर्तन करके एंजॉय कर रहा है। उस पर आज तक जांच भी नहीं हुई है, क्योंकि वो इनके ट्रैप में, इनके इशारे पर नाच रहे, तो वो अच्छा दूध का धुला हो गया। और अगर कोई सपा का नेता हो या मेरा भाई हो या तहसीन भाई का भाई हो या मलूक नागर जी का भी हो, जांच करा लीजिए आप। और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बैठे हैं उत्तराखंड बोर्ड के, इनकी भी जांच करा लीजिए। पिछले 9 साल समाजवादी वालों को भाई नहीं मानते हैं क्या आप? जांच करा के आंकड़ा, अरे सपा वालों को भी तो भाई मानेंगे ना, सपा वालों को भी भाई मान ही लीजिए। और शादाब जी अब देखिए, सनातन का मसला इतनी जोरों शोरों से उत्तर प्रदेश पे उठाया जा रहा है, अगर कोई मुसलमानों की बात नहीं कर रहा तो कम से कम आप ही डोर पकड़ लीजिए, आप ही जोरों शोरों से मुद्दा उठाइए। मैं तो आपसे ये पूछ रही हूं।
मैंने बोल तो दिया प्राची जी, मैं तो बोल रहा हूं आपसे कि 9 साल की सरकार ने, हमने तो पहले भी कहा था, वसीम रिजवी नाम का है एक व्यक्ति, उसने पूरा घोटाला करके रखा है वो। उसके बाद उसकी जांच इसलिए नहीं हो रही कि क्योंकि उसने धर्म परिवर्तन कर लिया। उसने अपने आप को बचाने के लिए धर्म परिवर्तन कर लिया और एंजॉय कर रहा है, मुसलमानों के खिलाफ बयान देता है आजकल वो, इसलिए उस पर जांच नहीं हो रही, उसके घर बिल्डोजर नहीं चल रहा, पता ही नहीं चल रहा। तो जो बात मौलाना ने कही है, जरा वसीम रिजवी की जांच करा ली जाए निष्पक्ष तौर पे। जांच तो होनी चाहिए ना भाई, वक्फ में घोटाला हुआ है तो जांच होनी चाहिए ना। 100%। 10 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड। हाँ, अभी सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह को लेकर के कुछ लोगों ने इसी प्रकार से आरोप लगाए कि वहां पर घोटाला हो रहा है। आप बता दीजिए, क्या एसआईटी का गठन किया सरकार ने? क्या एफआईआर दर्ज की सरकार ने? सिर्फ और सिर्फ टीवी पे आकर के ब्रांडिंग। अरे वो इसलिए ना शादाब जी, वो इसलिए ना शादाब जी, देखिए जो बड़े बड़े नेता है ना उत्तर प्रदेश के, इस मसले को उठाते नहीं है, इस पर चुप्पी साध लेते हैं शादाब जी, बजाय इसके कि आप सरकार से लड़ें। ये सरकार तो आपके हिसाब से कोई काम करती नहीं। आप पूछिए ना अपने विपक्ष के साथियों से कि क्यों नहीं उठाते हैं ऐसे मसलों को, सरकार पर दबाव क्यों नहीं बनाते कि एसआईटी बनाए। तीनों मेरे साथी हैं, तीनों मेरे साथियों ने वही बात बोली है, शादाब, फराज और तहसीन की बात में, और छोड़िए मलूक नागर जी की बात में, हम 4 लोगों की बात लगभग सेम है। मेरे इनविटेशन पर आप बोल रहे हैं ना, मैंने अपने शो में बुलाया है, आप बैठ रहे हैं, आप बोल रहे हैं ये बातें, लेकिन मैंने तो राम मंदिर पर आपका स्वतः संज्ञान देखा है, आप लोगों की आस्था देखी है, आपका सनातनी प्रेम देखा है, इसलिए आप लोगों से उम्मीदें थोड़ी ज्यादा जग गई थी। अच्छा रुक जाए शादाब जी, आपने जो पूछा, शादाब जी भाई पूछ रहे हैं, शादाब ये कह रहे हैं, शादाब चौहान जी कह रहे हैं कि भाई ये सब कुछ इसलिए होता है कि वक्फ पर आप जांच करिए, हम तैयार हैं, लेकिन कोई व्यक्ति अगर धर्म परिवर्तन कर ले तो उस पर सारे आरोप आप खत्म कर देते हैं, जानबूझकर सिर्फ एक वर्ग को टारगेट करते हैं इसमें भी। प्राची, ये झूठ की दुकान और जो मीठे पकवान अभी बयान दे रहे थे तीनों, जिन्होंने कहा हम तीनों एक हैं, इन तीनों की असलियत का चिट्ठा खोलता हूं। इनसे पूछिए कि जब वक्फ में लूट हुई और वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आ रहा था और हम कह रहे थे इस एक्ट की आवश्यकता है, वक्फ लूट के अड्डे, किसने समर्थन किया इस बात का? तब तो गालियां दे रहे थे शादाब शम्स को ये सब लोग। एक सेकेंड, तब तो एक खड़े होके, अब वो बीच में मत बोलिएगा। नहीं बोलूंगा, आप बोलिए, फंस गया आप। दूसरा, इन तीनों लोगों की पार्टियों का हमने हाल देखा। आप अभी किदवई साहब सवाल उठा रहे थे, उन्होंने कहा कि ना हमारे यहाँ तो कोई लूट नहीं हुई और ये तो इनकी सरकारें चल रही है। बताइए, इनकी सरकार 9 साल से इनकी सरकार है, भाजपा की सरकार है, क्या कार्रवाई हुई? ऐसे भोले बन के बैठे, इनको सब पता है, ये जागरूक लोग हैं, ये जानबूझ के झूठ बोल रहे हैं, इनको ऐसा नहीं कि अनजाने में बोल रहे हैं, इनको सब पता है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आने से पहले आप वक्फ बोर्ड के अध्यक्षों को नहीं बदल सकते थे। उसका सिस्टम था कि उसमें जो सांसद आते हैं मुसलमान, विधायक आते हैं मुसलमान, जो बार काउंसिल से मेंबर आता है, मुतवल्ली कोटा होता है, वही अध्यक्ष तय करते हैं। और इसलिए 20 वर्षों से एक ही व्यक्ति अध्यक्ष बना हुआ था, उसमें सरकार वो ऑटोनोमस बॉडी थी, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर पाती थी। और इसलिए इनके आदमी बैठे थे, चेहरा भले ही भाजपा का था लेकिन बोर्ड सपा, कांग्रेस और एमआईएम का था। इसलिए दिक्कत थी कि ये चोर और लकड़बग्गे मिलके लूट रहे थे, खा रहे थे वक्फ बोर्ड को। सदके, ज़कात, खैरात का पैसा खाने वाले अपने आप को ईमानदार बता रहे थे, इन्होंने लूटा है मिलकर। आजम खान, उसने गरीब पसमानदा मुसलमानों को खाए लगी है। आजम खान को जिस तरह से उन्होंने गरीब पसमानदा मुसलमानों के घर उजाड़ दिए, वक्त मंत्री हो तो गरीबों को उजाड़ के उनकी संपत्ति पे यूनिवर्सिटी बनाओगे अपनी, ये गुंडागिर्दी दिखाओगे। बेवकूफ समझते हो देश के मुसलमानों को, ये समझते हो किसी को पता नहीं चलेगा। अभी ये बड़ा नाटक आपा पीटा जा रहा था, मैं सुन रहा था, तहसीन भाई कह रहे थे हम सब एक हैं और एमआईएम कह रही थी अरे इनको बड़ा दर्द है। बताइए, ये जो मस्जिद सुल्ताना बाग है उस पे मेरियट बना रखा है ओवैसी साहब ने। रे सबसे बड़े वक्त माफिया तो आप हो। बताओ, इन हाउस कमेटी का मेंबर असदुद्दीन ओवैसी, उस संपत्ति के ऊपर मेरियट होटल बन गया। कैसे हुई ये लूट बताना पड़ेगा। बड़ी बड़ी मस्जिदें शहीद हुई, एक आंदोलन हमने नहीं देखा, हमने नहीं देखा। अगर तुम्हारे यहाँ लूट होती है, बीच में मुझे पता था ना, मैं बोलूंगा तो पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। प्राची जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। अगर आप ओरिजिनल हैं, अगर आप एक के हैं तो आप साबित करिए। बिल्कुल डिस्टर्ब मत कीजिएगा प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है जी। मैंने कहा कि ये तो मैंने एक बात बताई, वहां डेक्कन जो इनका ट्रस्ट है, डेक्कन ट्रस्ट, जो दारुस्सलाम है, ये सब वक्त की संपत्ति है जिसके ऊपर बैठे हैं ओवैसी साहब। और इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, शहजाद पुना, सॉरी हमारे तहसीन शहजाद आपकी टीम में साहब ने और शादाब जी ने, हम एक हैं। ये यूपी में सब एक हैं,
ये दिखाते कुछ और है, ये एक ही है, ये वही सांप है जो लगातार दूध पिलाते हैं एक दूसरे को और बाद में अलग अलग होने का नाटक करते हैं। मैं बहुत ही मुझे कह रहे थे कि ये मुझे कह रहे थे हरा सांप है शादाब शम्स। किदवई साहब, आस्तीन के सांप हो आप लोग, जिस देश का खाते हो, जिस कौम का खाते हो, उसके खिलाफ जिन नेताओं के नाम का जिक्र हो गया, ये गलत है, कोई देश के खिलाफ नहीं है। जिन नेताओं के नाम का जिक्र हो गया है, जरा उनसे बात कर लें। एक सेकंड शादाब जी, देश के खिलाफ कोई नहीं घोटाला हुआ है, अगर घोटाले हुए हैं और आपके पास इनके नेताओं का पूरा ब्यौरा है, तो सर इनको उजागर करिए ना। आप सरकार से बोलिए ना कि भाई इनको उजागर करें, वक्फ की प्रॉपर्टी पर बैठे हुए हैं। सिर्फ कह देने भर से, आरोप लगा देने से काम नहीं चलेगा ना शादाब जी। बिल्कुल प्राची, देखिए मैं बताता हूं, मैंने जब दिल्ली में हम वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आ रहा था तो मैंने कहा कि वक्फ में सीबीआई जांच वक्फ की होनी चाहिए पूरे देश की, क्योंकि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट अभी लागू हुआ है। और मैंने ये भी बोला है, अगर आप उत्तराखंड को सुनते हो तो मैंने उत्तराखंड के चैनल्स पे कहा शादाब शम्स जिस दिन बोल रहा है आज मेरे कार्यकाल की भी जांच होनी चाहिए। ये सदके ज़कात का, खैरात का पैसा खाने वाले, यतीमों का हक मारने वाले, इनको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। मैं तहसीन जी बस आ रही हूं, बट चूंकि आजम खान का जिक्र बार-बार हो रहा है और फराज किदवई जी कह रहे थे भ्रष्टाचार होता है। एक सेकंड मलूक नागर जी, आपके पास भी आ रही हूं मैं। यहाँ फराज किदवई जी, मसला सिर्फ इतना ही है, भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार होता है। आपने कहा कि इसे अलग अलग चश्मे से देखा जाता है। आप क्यों तो आग कर रहे हैं? आप तो समानता की बात करते हैं, आप तो सनातन ही समाजवाद बताते हैं, तो इस समाजवाद में ये मसला भी तो उठेगा ना। हाँ प्राची जी, देखिए अभी शादाब शम्स साहब ने बोला कि आस्तीन के सांप हम लोग को बोला, लेकिन मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि यहां पर 1 2 3 आपने हरा सांप बोला था, 4 हरे सांप बैठे हुए हैं। आस्तीन का 4 हरे सांप। आप अपने, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं सर, आपने आस्तीन के सांप बोला तो आपको मैं करेक्ट। देखिए इनकी बड़ी खराब आदत है। अच्छा बोले फराज, कोई नहीं बोले। आप सुनिए शादाब साहब सुनिए आप। जी प्राची जी, यहां पर 4 हरे सांप बैठे हुए हैं। और हरे सांप में क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री हैं नितेश राणे, जिनकी पार्टी में शादाब शम्स साहब उनकी खैरात से ये वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने हुए। उन्होंने कहा था इस देश के सभी मुसलमान हरे सांप होते हैं, यानी कि शादाब शम्स जो है वो छोटे हरे सांप हैं। और अरे अब सर बीच में आप थोड़ी होगा, अब इनके दुम पे पैर पड़ गया। देखिए इन्होंने सब कुछ कह दिया, हम चुपचाप सुनते रहे, अब इनके दुम पे पैर पड़ गया। बोले फराज। लंगूर कह रहे हैं इनको। हाँ, दूसरी बात, शादाब शम्स साहब ने एक बात कही कि इस देश के मुसलमानों को क्या आप बेवकूफ समझते हैं? बिल्कुल नहीं समझते हैं। और इस देश का मुसलमान जानता है कि कौन सत्ता पाने के लिए और चंद ओहदों के लिए सब कुछ अपना बेच करके भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ गया है, ये दुनिया जानती है। लेकिन एक आपसे वादा है शादाब भाई, जानते कि जब भी सरकार चेंज होगी उत्तराखंड वक्फ बोर्ड, अरे की गोद में बैठ, अरे भैया इनको चुप कराइए। अच्छा एक सेकंड रुक जाए शादाब जी और फराज जी, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी, पर्सनल आरोप प्रत्यारोप में ना जाकर जो बड़ा मसला है हम उस पर चर्चा करें, हम भ्रष्टाचार पर चर्चा करें। सबसे महत्वपूर्ण यह है फराज किदवई जी, और आपके नेताओं के नाम हैं तो आपको तो सबसे पहले आगे आ जाना चाहिए कि भाई कर लीजिए जांच, हमारा दामन एकदम साफ है, हमने कुछ नहीं किया। सरफिरा मौलाना बोला इन्होंने, भैया हमारा दामन इसमें कहां से आ गया? पटांग मौलाना, मतलब शादाब जी रुक जाए, ये आदमी अगर बीच में बोलेगा प्राची जी, शादाब जी रुक जाए, मौलाना शादाब जी, वो सरफिरा हो गया। शादाब जी उनको बोलने तो दें, उनको बोलने तो दें, बोलें फराज जी। देखिए ये सरफिरा बोल रहे हैं ना, जो भी आदमी ये बोलेगा कि कुंभ का मेला वक्फ की जमीन पर हो रहा है वो सरफिरा है। एक बार नहीं 3 बार कहूंगा सरफिरा है, सरफिरा है, सरफिरा है। आपको बुरा लगता हो तो बुरा लगने दीजिए। मैं तो प्राची जी एक आपके माध्यम से सवाल पूछना चाहता हूं, आवाज डाउन रखें कि भैया वक्फ में अगर कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं या बोलें, आप बोलें यार, ये आदमी बोलें आप बोलें। क्या बोलूं मैं, ये बार बार डिस्टर्ब कर देते हैं यहाँ करके। अरे फराज किदवई जी, मैंने आपको पहले भी क्लियर किया था, मैं आपको फिर क्लियर कर देती हूँ। आप शहाबुद्दीन रजवी पर बोले ना बोले, लेकिन ये शिया धर्मगुरु हैं सैयद सैफ अब्बास साहब, ये भी यही बात कह रहे हैं। तो क्या आप इनके लिए भी आप ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करेंगे? ये भी कह रहे हैं कि हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए।
ये कह देने भर से आपको दिक्कत क्या हो रही है? प्राची जी, मैं फिर से बहुत बहुत विनम्रता से मैं ये कहना चाहता हूं, फिर से मैं बोल रहा हूं कि भ्रष्टाचार एलडीए में हो या वक्फ बोर्ड में हो या किसी भी इबादतगाह में हो, उसकी जांच होनी चाहिए। अब ये बताया जाए कि वक्फ के देश के किस वक्फ बोर्ड में कहां पर भ्रष्टाचार हुआ है, हम उसकी भी आवाज उठाएंगे। अरे भैया, ये बताया तो जाए ना कि लखनऊ के वक्फ बोर्ड में हुआ है कि कानपुर में हुआ है। उत्तराखंड में तो जरूर हुआ होगा पिछले 5-6 सालों में बड़ा भ्रष्टाचार। ये खुल करके आएगा, चल रही है ना, ये आगे खुल करके आएगा और इसकी जांच भी होगी। और जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे होंगे। फराज जी देखिए, मैंने आपसे सवाल क्यों पूछा? मैंने शुरुआत में ही कहा था कि आप इस सरकार के हर कदम पर रखते हैं नजर, और आप ही ने कहा कि राम मंदिर कभी उजागर ना होता अगर अखिलेश यादव ना आते बीच में, तो यहां भी तो आइए ना। यहां क्यों चुप हैं? यहां क्यों इंतजार कर रहे हैं कि मैं सवाल पूछूं तभी बोलेंगे, वरना नहीं बोलेंगे? कैसे आऊं? वैसे ही जैसे राम मंदिर पर आए थे। कैसे आए बताइए? लिख के दे दें, एक स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दूं मैं? नहीं, जैसे राम मंदिर पर आए थे। नहीं, राम मंदिर पर आपने इंतजार नहीं किया था कि प्राची पाराशर सवाल पूछेंगे, आप तभी स्टैंड रखेंगे। प्राची जी 4 पॉइंट प्लीज। आ रही हूँ सर। फराज जी, तब आपने इंतजार नहीं किया था। वक्फ पर जो बहस है, हाँ। वक्फ पर जो बहस है, अरे सुनिए, बोले। वक्फ पर जो बहस है वो पिछले 2-2.5 साल से चल रही है। और आपको मैं एक बात और बता दूं कि अभी औरंगजेब भी अपनी कब्र से निकल करके आएगा अगले हफ्ते 10 दिन में। देखिए, आप औरंगजेब तक पहुंच गए फराज जी, लेकिन जो मैं कह रही हूँ उस पर जवाब नहीं दे रहे। मैं तहसीन जी हूँ, बस फौरन एक बार प्रेम शुक्ला जी का जवाब दूं, उस पर फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। प्रेम शुक्ला जी, देखिए, इनको पीछे छुपना है औरंगजेब के। अच्छा, रुक जाए प्रेम शुक्ला जी। भाई, एक सुर में तहसीन हो, फराज हो या शादाब चौहान हो, तीनों कह रहे हैं जांच होनी चाहिए अगर वक्फ में घोटाला हुआ है तो। अब जांच है तो फिर प्रॉब्लम क्या है उनको? फिर इतने तर्क उत्तर की जरूरत होगी? श्रीमान तहसीन पूनावाला, अरे भाई, आपके टीम में वो वाला बार बार कह रहे थे कि कन्विक्शन रेट नहीं है। श्रीमान, हाँ नहीं ठीक है, वो तो अच्छा आदमी है ना। मैं पूरा हूँ पंडित जी, मैं पूरा हूँ। राष्ट्रवाद का प्रबल प्रवक्ता है, इसलिए हमारे साथ है। राष्ट्रवाद का प्रबल प्रवक्ता। मुसलमान किसको? फराज किदवई कोई मुसलमान नहीं मानेगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? सुन्नी लोग जो शिया को मुसलमान ही नहीं मानते तो क्या शिया मुसलमान नहीं हुए? मैं बहुत सारे ऐसे सुन्नियों को बता दूंगा जो कहते हैं कि शिया मुसलमान ही नहीं है, तो फराज किदवई मुसलमान नहीं रहेंगे। ऐसे नहीं हो जाता ना, कोई तय कर लेगा कौन मुसलमान है कौन नहीं है। चलिए भाई, श्रीमान तहसीन पूनावाला बार बार कह रहे थे कि कन्विक्शन रेट। श्रीमान तहसीन जी पूनावाला, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बकरी चोर के मामले में अभियुक्त रहे, बकरी चोरी के अभियुक्त रहे मोहम्मद आजम खां के 8 मामलों में सजा याफ्ता है। 8 मामलों में बीते 7 वर्षों में मोहम्मद आजम खां के खिलाफ विविध अदालतों में 8 मामलों में दोष सिद्धि हुई और उनको सजा सुनाई गई। अब इसको क्या कहेंगे? अब आप मोहम्मद आजम खां को मछली मान रहे हैं, केकड़ा मान रहे हैं कि मगरमच्छ मान रहे हैं? क्या मान रहे हैं? अब आपको मैं छोड़ देता हूं कि आप जो है किस प्राणी से मोहम्मद आजम खां की तुलना करना चाहते हैं, ये मैं तहसीन पूनावाला जी के विवेक पर छोड़ देता हूं। सवाल सिर्फ इतना ही है प्राची जी कि वक्फ बोर्ड में जब आप जांच की बात होती है तो अगर मगर टक्का डगर पकड़ने की जरूरत नहीं है, उसमें भी प्रमाण है। और इनको एक जनाब को लग रहा था कि वसीम रिजवी जो है वो अभियुक्त हैं, तो वसीम रिजवी के खिलाफ श्रीमान शादाब, क्या नाम उनका, चौहान, श्रीमान शादाब चौहान वसीम रिजवी के खिलाफ मामले का पीछा क्यों नहीं करते? फॉलोअप करना चाहिए इनको, उनके खिलाफ अदालत में जाना चाहिए। किसने रोक रखा है? शादाब चौहान को अदालत जाने से प्रतिबंधित करने का निर्णय किसने लिया है? किसी ने इनको प्रतिबंधित कर दिया है? अगर आपके पास वसीम रिजवी के खिलाफ प्रथम दृष्टया प्रमाण भी है तो आप उनके खिलाफ जो है मामला चलाने का प्रयास क्यों नहीं करते? आपको वक्फ की जमीनों का घोटालेबाज, आप उसको पाक साफ बचकर निकल कैसे जाने दे रहे हैं? आपका भी तो कुछ दायित्व है कि आपका कोई दायित्व नहीं है? लेकिन मुसलमानों के सरकारों में सारे दायित्व क्या विपक्ष कोई के नेता ही घोटाला कर ले, निभाएं? कोई लूट मचा ले,
उसके खिलाफ आप कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, आपकी सरकारों में क्या सारा दायित्व विपक्ष के नेता ही निभाएं? सरकारें भी तो कुछ करेंगी ना। अगर घोटाले हो रहे हैं सामने आएगा तो जांच तो सरकार ही करेगी। नहीं, सरकार ने अमरोहा का किसने किया? नहीं, सरकार ही कर रही है। प्राची जी, मोहम्मद आजम खान के खिलाफ किसने कार्रवाइयां की? वक्फ नहीं, सरकार ने की। आगरा की मस्जिद में वक्फ के मामले में घोटाला हुआ, किसने कार्रवाई की? सरकार ने की। अमरोहा में सरकार ने कार्रवाई की, संभल में सरकार ने कार्रवाई की, और एसडीएम तक को सस्पेंड होना पड़ा उसमें। बिल्कुल। तो कार्रवाइयां लगातार सरकार की तरफ से ही हो रही हैं। फराज किदवई थोड़े कार्रवाई करवा रहे हैं। फराज किदवई ने वक्फ के मामलों में घोटाले की कोई आवेदन भी दिया हो तो बता दे। एक आवेदन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता श्रीमान फराज किदवई या इनके तत्सम किसी अन्य मुस्लिम प्रवक्ता ने किसी भी वक्फ घोटाले में एक आवेदन भी दिया हो तो बता दे। भाई इसका जवाब फराज जी दें, उससे पहले तहसीन जी, भाई सीधा सवाल आजम खान पर भी वो पूछ रहे थे, क्या बड़े बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं, इसलिए ये मुद्दा उठाने में आपको हमारे सवालों की जरूरत पड़ती? मैं फिर से कहता हूं, वक्फ के मामले में एक भी कन्विक्शन नहीं हुआ। अब आजम खान साहब का किसी और मामले में कन्विक्शन हुआ, अलग विषय। हम वक्फ का यहां पर डिस्कशन करें तो हम गोल पोस्ट कृपया शिफ्ट ना करें। शम्स भाई ने कहा कि पहले बहुत सारा घोटाला हो गया, उसकी जांच होनी चाहिए। मैं उनका बहुत इज्जत करता हूं। यही बात बैरिस्टर ओवैसी साहब और कांग्रेस के नेता और सपा के नेता ने कहा था जब वक्फ का अमेंडमेंट आया था कि जो पहली चोरी होगी, जो आरोप माननीय गृह मंत्री साहब ने लगाया था, उसकी चोरी की जांच कैसे होगी? आप जानते हैं वक्फ का कानून क्या कहता? आपके शो पे था मैं कि रेट्रोस्पेक्टिवली कोई जांच हो नहीं सकती। तो आप पहले की बात क्यों करें? तो वक्फ का कानून, अब मान लेते एक सेकंड उस जमीन का गैर उपयोग हो रहा है, कोई मैरियट होटल बनी, कोई रिट्स कार्ल्टन होटल, एक मिनट मान लेते फॉर आर्ग्यूमेंट सेक। तो वक्फ का कानून वर्तमान में यह कहता है कि स्टेट बोर्ड कम्स अंडर द सेंट्रल। ओवरआर्चिंग जो कानून है ये केंद्र का कानून है, और केंद्र के अगर नजर में आए, ये सारा आप चेक करना मुझे, कि कोई गलत उपयोग हो रहा है तो उस पर केंद्र इमीडिएटली कार्रवाई करते जमीन ले सकती है। अब मुझे बताइए, बीजेपी के लोग को पता है कि वहां पे मैरियट होटल है, वो इंडिया टीवी देश के नंबर 1 चैनल पे आके कह रहे हैं मैरियट होटल है, लेकिन ये बात उन्हीं के माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू तक पहुंचाने के उनके में या तो पहुंचा नहीं पा रहे कि वहां पे गलत हो रहा है, तो इसमें ले कौन दोषी है? और तीसरी चीज, एक लास्ट साइंस की चीज कहते, अपनी बात समाप्त कर देता हूं। लास्ट साइंस की चीज कहते हैं, लास्ट वर्ड एक लाइन में। साहब आपने कहा कि हम सांप एक दूसरे को दूध पिलाते, यहां दर्शकों को बता दूं, सांप को दूध नहीं पिलाते, इट इज नॉट गुड, वो साइंटिफिक नहीं है। बट क्या करें ना, यहाँ फरज भाई, मैं और हमारे शादा भाई साइंस के लोग हैं, बाकी साइंस के लोग नहीं है, तो छोड़ देते हैं टॉपिक को, नहीं पिलाना चाहिए। आपने सारा मुद्दा बीजेपी के नेताओं पर शिफ्ट कौन डाले? कौन है गवर्नमेंट में? बता दें। अच्छा, गवर्नमेंट में कौन है? आप मुझे बता दें तहसीन पूनावाला जी, आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि वक्फ में घोटाले होते हैं कि नहीं होते हैं? मैं मानता हूं जा भाजपा ही घोटाले होती है, जमीन भाजपा ही तो चोरी। सीधा बोलते हैं ना, मैं वक्फ पर आपसे बात कर रही हूं, हर मसले पर आपसे बात कर लूं, वो भी जमीन जैसे मैंने चढ़ावा चोरी पर आपसे बात की थी, ऐसे वक्फ पर बात कर रही हूं। आप मुझे बता दीजिए, वक्फ में घोटाले होते हैं कि नहीं होते? 1000% जा भाजपा के लोग होते घोटाले होते। वक्फ का नाम नहीं लेंगे? वक्फ में भी वो उन्हीं के लोग हैं मेंबरान, जब वक्फ में उन्हीं के घोटाले हो मेंबरान रहे हैं तो तहसीन पूनावाला जी, दिल नहीं दुखता आपका? राम मंदिर पर तो दुखा, यहाँ पे भी दुखता है, यहाँ पर भी दुखता है। तो शिकायतें करिए, उठाइए भाई। अरे लेकिन चोर ही बैठे हुए उधर। अरे तो तहसीन जी, चोर बैठे हुए तो होने देंगे चोरी? नहीं, हम तो आपने राम मंदिर में भी पकड़वाया ना, राम मंदिर में भी पकड़वाया। आप बताएं, या तो राम मंदिर में सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, खुद से चोरों को पकड़ा, या तो आपके दबाव में पकड़ा। दबाव में पकड़ा ना, तो यहाँ दबाव क्यों नहीं बनवा? यहाँ भी बना रहे, कहाँ बनाया? बना रहे, अभी बना रहे। अभी देखो बोल रहे पास्ट में जा रहे, हम तो कह रहे पकड़ो, यहाँ पे सब पैनल में कह रहे पकड़ो। आपको इंतजार सिर्फ मेरे सवालों का है, मैं सवाल करूंगी तो वक्त पर बोलेंगे, वरना नहीं बोलेंगे। और पहले से कह रहे सब वक्फ बोर्ड में सब चोरों को बिठाया। रही बात आजम खान की, तो मेरे पास जो जानकारी है, वक्फ की जमीन पर कब्जे का आरोप है उन पर, जौहर यूनिवर्सिटी में शामिल किया है उस जमीन को। 2019 में अदालत में आरोप तय हो चुके हैं, अलग अलग 10 धाराओं में केस दर्ज हुए थे उन पर और आरोप तय हो चुके हैं। अब एक एक करके कन्विक्शन उनका हो रहा है। अब ये मैंने नहीं कहा कि कन्विक्शन हो गया है, लेकिन आरोप उन पर तय हो गए। अब कन्विक्शन की मानोगे, आपके शो में प्रिपेयर्ड होकर आता हूं। बिल्कुल प्रिपेयर होकर आते हैं आप, लेकिन उन्हीं मसलों पर आते हैं जो आपको सही लगते हैं। आप मेरे सवालों का इंतजार करते हैं सिर्फ। शादाब जी जी
जी प्राची, देखिए मैं बहुत ईमानदारी से इस बात को कह रहा था। इन्होंने कहा कि मुकदमे नहीं कराए, ये दानिश आजाद अंसारी ने मुकदमे कराए। अभी आदरणीय हमारे जो प्रेम शुक्ला जी भाई साहब जो बोल रहे थे, उन्होंने अभी मुकदमे कराए। एक उत्तर प्रदेश सरकार ही करा रही है मुकदमे, कोई इन्होंने नहीं कराए, तो गायब थे। अब इन्होंने कहा कि बताइए कौन का मामले बताइए कहा। मेरे यहाँ उत्तराखंड में मुजफ्फरनगर के पूर्व सांसद कांग्रेस के सईदुज्जमा कलियर में लूट करके बैठे हैं वक्फ की संपत्ति पे। वो एक पूर्व सांसद संजय गांधी जी के मित्र हैं, अकबर अहमद डंपी, रिसोर्ट बनाया वक्फ की जमीन में। अरे भाई शर्म करो, ये सदके ज़कात खैरात का पैसा है, इस पे लूट करके बैठे हो, शर्म मर गई क्या? बिल्कुल। उत्तराखंड में कौन मुख्यमंत्री है? अरे अब कर रहे हैं, बताया ना अभी आपको। अरे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट धामी जी है, इलाज कर रहे हैं, फेरिस्त होगी। अरे डंपी हॉलिडे के लिए गया है, आप करो एक्शन, जेल डालेंगे। डंपी को डंप करो जेल में, क्यों नहीं कर रहे? चिंता मत करो मेरे। अरे डंपी को डंप करो जेल में, क्यों नहीं कर रहे? धामी साहब क्यों बैठे? सपने में भी आने वाला है, रात को सपने में भी आएगा पुष्कर सिंह धामी। चिंता मत करो, इतने लोगों कोई सपना नहीं था सर, गरीबों का पैसा मुख्यमंत्री का की सपना नहीं संपत्ति दबा के बैठे हैं। उनके सपनों में कहीं योगी जी आएंगे, कहीं मोदी जी आएंगे, कहीं पुष्कर जी आएंगे, अभी यही आने वाले हैं। तभी तो अमेंडमेंट एक्ट लाए, अभी तो कार्रवाई शुरू हुई है। अभी तो देखिए इब्तदाए इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अब इसका जवाब नहीं, देखिए सपनों का जिक्र उन्होंने इसलिए किया है। आजकल नेताओं को सपने बड़े आ रहे हैं। हाल ही में अखिलेश यादव जी को भी सपना आया 270 सीटें वो जीत रहे हैं, तो इसलिए सपनों का जिक्र यहाँ फिर मौजूद हो जाता है। अब शादाब चौहान जी, सपने अखिलेश जी, शादाब चौहान जी, आप पहले इसी बात का जवाब मुझे दे दीजिए। आपको लगता है कि नहीं कि वक्फ में घोटाले होते हैं कि नहीं होते हैं? पहले तो यही बता दीजिए। नहीं, हर जगह पर जो जहां जहां सत्ता में गलत लोग रहेंगे तो दुरुपयोग होता है, मैं मानता हूँ। अरे तो यार ये बीमारी कौन सी बीमारी है यार इनको? ये फराद को क्या भाई, इनको कुछ पिला दीजिए इनको। आप बोले क्या नहीं, हम किसी के बीच में नहीं बोलते। बड़ी बात शम्स कर रहे थे, शादाब शम्स से मैं पूछ रहा हूँ, आपने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का नाम इतनी बार लिया, क्या आपने ईमानदारी से बताइएगा, क्या आपने वो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पढ़ा है? क्या वक्फ बाय यूजर को खत्म करने का जो था, अब सुन लीजिए यार, बीच में मत बोलिए भाई। अरे यार बीच में मत बोलिए, मैं जानता हूँ आप कितने बड़े काबिल लोग हैं। आप अगर बदतमीजी पाएंगे तो हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, नहीं सुन पाओगे। कोई बदतमीजी नहीं कर रहा है, कहीं और से निकल जाए फिर आप। नहीं, कोई बदतमीजी नहीं कर रहा। प्लीज शादाब चौहान बता रहे हैं या यहाँ ये बदतमीजी की धमकी देना ठीक नहीं है ना। हम आराम से बात कर रहे हैं तो आराम से बात करें। या यहाँ कोई बदतमीजी नहीं कर सकता है, कोई बदतमीजी नहीं कर सकता है, कोई बदतमीजी नहीं कर सकता है। और शादाब चौहान जी, एक सेकेंड, शादाब चौहान जी, शादाब शम्स के आवाज डाउन करें। शादाब चौहान जी, ये घुमाना आप नेताओं से बेहतर कोई नहीं जानता है। मैंने कहा वक्फ पे घोटाले होते हैं कि नहीं होते हैं, तो आपने फिर से बीजेपी पर डाल दिया। आप इतना बताइए ना कि वक्फ में पूरे देश में घोटाले होते हैं कि नहीं होते, हाँ कि ना? और होते हैं तो आपने कितने आवेदन दिए जांच करने की? हमारी सरकार रहेगी तो हम जांच करा करके एक भी घोटालेबाज को बाहर नहीं रहने देंगे, और ना कोई वसीम रिजवी बचेगा ना। एक सेकेंड शादाब जी, आजम खान पर आरोप लगे। एक सेकेंड, वसीम का नाम आपको याद है, लेकिन आजम खान पर आरोप लगे, अतीक और मुख्तार पर भी आरोप लगे। इनके नाम आप लोगों को याद नहीं रहते हैं? और क्या उस वक्त बीजेपी की सरकार थी? बिल्कुल, आपकी बात को मैं बड़ा कर रहा हूं प्राची जी। अगर आरोप लगे, क्या कितने लोगों पर जिनका आपने नाम लिया है, उनके अलावा कितने लोगों पे आपने वक्फ की संपत्तियों को कब्जा मुक्त करा लिया? कोई आंकड़ा जारी कर दें, और वक्फ की संपत्तियों पे किसका कब्जा है एक आंकड़ा जारी कर दें, सरकार उसको मुक्त करा करके वक्फ बोर्ड के हवाले कर दे। तो मैं तो कह रहा हूं शादाब जी, जब घोटाले हो रहे हैं और जब घोटालों के पीछे जिम्मेदार लोग बैठे हैं और आपको पता है कि बीजेपी वाले करते हैं जैसा आप कह रहे हैं, तो आपको तो इस पर हो हल्ला करना चाहिए, इंतजार नहीं करना चाहिए कि इंडिया टीवी पर डिबेट होगा, मैं आपसे सवाल पूछूंगी तब आप जवाब देंगे। भाई राम मंदिर पर आप लोगों के सेंटिमेंट्स की मैंने बहुत इज्जत की, आपके सारे सवाल सरकार तक पहुंचाए, यही सेंटिमेंट जरा यहाँ भी ले जाइए। ये दोगला बिहेवियर मत करिए ना। कम से कम हम मुसलमान भाइयों के साथ भी खड़े हो जाइए, सनातनियों के साथ तो खड़े ही हैं, मुसलमान भाइयों के साथ भी खड़े होइए। यही तो खूबसूरती है। अच्छा चले, इतना ही समय था मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।